बेटा जी इस संडे कौन सा टेस्ट है आपका? न्यूक्लियर फिजिक्स? मैम फिजिक्स का नहीं है। मैम फिजिक्स का नहीं है। मैम फिजिक्स का नहीं है सर। फिजिक्स का नहीं है। न्यूक्लियर फिजिक्स ही बचा है ना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग राहुल। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर काम करके देते हैं, मतलब असाइनमेंट्स का। राहुल इज वन ऑफ देम। प्रिंस प्रिंस कह रही हूँ, हाँ प्रिंस राठौर करके देता है रेगुलर। सक्षम भी रेगुलर कर रहा है। 3 बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर काम कर रहे हैं। शाजिया रेगुलर कर रही है, कभी कभी हेल्थ इशू होता है तो स्किप करती है, अदरवाइज शी इज रेगुलर। ये 4 बच्चे हैं जो रेगुलर करके दे रहे हैं, बिना मतलब टीचर को रिमाइंडर की भी जरूरत नहीं है। और तुम क्या कर रहे हो बेटा? बाकी के लोग कहाँ बिजी चल रहे हो आप लोग? क्या हो रहा है इस लैपटॉप को? उम्र हो गई है इसकी। हाँ जी। तेईस बच्चे ही आए हैं अभी तो। सुमित पलक फिजिक्स करना शुरू किया? यस मैम। पहले क्लास के क्वेश्चंस मुझे करके शेयर करो, अभी तो नहीं आ रहे मेरे पास क्वेश्चंस, ठीक है? यस मैम। संदीप फॉर्म फिल हो गया? संदीप फॉर्म फिल हुआ? यस भेज दूंगा मैम। वैसे हो गया कि नहीं हुआ? मैम फाइनल सबमिट कर दूँ? ठीक है बेटा। ऋषि आपका फॉर्म फिल हुआ? आज थर्सडे को होना था। ऋषि फॉर्म फिल हुआ? ऋषि तो वैसे क्लास में होता है आज। अच्छा आज क्या डेट है? 13। डे कौन सा है? थर्सडे नहीं हो गया आज तो क्लास। ऋषि हाँ सक्षम बोलो। मैम मैम मतलब जनवरी टेस्ट के लिए मतलब अलग से मतलब रजिस्ट्रेशन है, और मतलब अप्रैल के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन है, या फिर इकट्ठे भी मतलब अब की रजिस्ट्रेशन हो बार एक सकती है? ही है। अब की बार एक ही था, ऑप्शन नहीं दिया अप्रैल का, अलग से ही भरना पड़ेगा। ओके मैम। हम्म। राहुल जैसे तुम पढ़ाई से बोर हो जाते होंगे कभी कभी, जैसे क्लास, जैसे तुम रेगुलर असाइनमेंट भी करते हो, क्लास में भी रेगुलर हो, तो अपने आप को जैसे मोटिवेट करने के लिए या अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, माइंड रीसेट करने के लिए क्या करते हो? बोल नहीं सकता क्यों?
कहाँ बैठे हो ऐसा जो बोल नहीं सकते? बोल क्यों नहीं सकते तुम? लिख क्यों रहे हो? सीक्रेट है इसका, देखो। राहुल ठीक है, मत बताओ। सीक्रेट है तो सीक्रेट रखो। लिख दो फिर, लिख दे फिर राहुल। अच्छा तो ये क्यों नहीं बोल सकते? ये देखो, कर दी ना वही की बात। भाई क्यों नहीं बोल सकते इसको? कुकिंग करता है राहुल, तो इसमें शर्म की क्या बात है कुकिंग करने में? देखो ये इन्हें शर्म आती है इन चीजों में। है, तुम कल की नई जनरेशन हो और इन चीजों में अभी से तुमको शर्म आ रही है? क्या तुमको भी ऐसे लगता है कि वर्क जो है जेंडर स्पेसिफिक होना चाहिए? कोई भी काम। हाँ, राइट। तो कोई भी काम ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ बॉयज या एक कोई भी गलत कर सकता। जिसको जो बढ़िया लगता है, जिसको जिसमें मन करता है वो काम करो। मैं अब राहुल, जो तुमने ये लिखा है ना, ये पूरी शीट आती है मेरे हमारे पास चैट बॉक्स की। जो हम ये चैट कर रहे हैं ना, इसकी पूरी चैट बॉक्स की पूरी वो निकल के आती है। अब ये सारी जो तुमने ये 5 लाइनें लिखी, ये सब आएगा उसमें। ठीक है, राहुल तो ये करता है खाना बनाने का, और बाकी? आर्यन, हंसना नहीं है इस बात पे। आर्यन क्या करता है? आर्यन क्या करता है? आर्यन तो अभी फिलहाल पढ़ता ही नहीं है। वो माइंड फ्रेश तो तब करेगा। आर्यन ने तो अभी पढ़ना ही बंद कर रखा है, छोड़ो। किसी और से पूछते हैं जो काम करता हो डेली। किससे पूछे? संदीप करता है। संदीप बताओ बेटा, क्या करते हो? क्या करता है संदीप? कुछ नहीं करता। क्यों नहीं करते कुछ? भाई कुछ तो करते होंगे। संदीप कुछ तो करता होगा, कि जैसे पढ़ लिया बहुत, आज मान लो बहुत दिन से पढ़ रहा है, या फिर एक दिन का जब तुम्हें पढ़ने का मन ना हो, रेस्ट लेना हो, तो उस दिन क्या करते हो? हम्म। देखो, तुम लोग तो बिल्कुल इंटरेक्टिव ही नहीं हो। आईआईटी में जाके मान लो कल को एडमिशन हो जाता है, अच्छी एनआईटीज मिल जाती है तुम्हें, वहां पे जाके अपनी हॉबीज पे वो नहीं करोगे? वहाँ बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, उनको ज्वाइन तो करोगे ही। कि वहां पे भी जाके पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है। तुम में से कोई स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है जो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में हो? धनंजय क्या क्या गेम, क्या किसमें? धनंजय किसमें है? आदर्श भी है, सक्षम भी, एक एक करके आते हैं सब पे। धनंजय किसमें है? कबड्डी। स्कूल टीम में? स्कूल से? ठीक है। सक्षम आप? मैम बैडमिंटन और कबड्डी। ठीक है, स्कूल की तरफ से खेलते हो? यस मैम। वेरी गुड, नाइस। आदर्श तुम? चेस। वाह।
नाइस। दूसरा कैलिस्थेनिक्स, बढ़िया है। चलो कुछ तो स्पोर्ट्स पर्सन है। अब गर्ल्स क्या करती हैं, गर्ल्स से पूछना भूल गए हैं। एमएमए सीख रहा है नैतिक, वाओ नैतिक। बट ये अभी क्यों सीख रहे हो तुम? अप्रैल के बाद से लेके अगस्त सितंबर तक जब तुम्हारे एडमिशन्स होंगे, उस दौरान जो छुट्टियां पड़ेंगी उसमें क्या करोगे? अभी तो पढ़ने का समय है, अभी क्यों सीख रहे हो? इन 2 महीनों में किसी को कुछ नया नहीं सीखना, जितना आता है बस उतना ही रहने दो। नैतिक बेटा, क्लासेस लगती हैं क्या? ठीक है, ओनली संडे को, ठीक है, संडे टू संडे चलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेगुलर ही क्लासेस चल रही हैं, है ना? तो वो थोड़ा सा अभी तुम्हारे पास उतना समय नहीं है, स्पेशली इन 2 महीनों में। भाई नैतिक से कभी गलती से लड़ाई वड़ाई मत कर लेना तुम। कभी तुम किसी बूट वूट कैंप में जाओ और नैतिक नैतिक से लड़ लो। हाँ, पहले ही बता दिया उसने, वो एमएमए फाइटर है। मैम उससे क्या फायदा, फिर भी वो डर तो गया था हमसे कहाँ पे? बूट कैंप में। अरे भाई साहब, तुम्हारी तो इंटरनल रिवेलरी चल रही है। राहुल गुंडा था ना वहाँ का, हाँ। राहुल गुंडा अच्छा। था ना। ये कौन सी राइवलरी चल रही तुम लोगों की? मैम मैं अकेला नहीं था। तो तुमने नैतिक को पकड़ लिया सब बच्चों ने। नैतिक कह रहा हूँ 29 बच्चे थे मैम। मैम बर्थडे उसका था ना। अच्छा, नैतिक का बर्थडे था। ठीक है, फिर तुमने पार्टी वार्टी ले ली इससे, है? बढ़िया करा। हम लेन इन दी इसमें। तो तुम मिलके दे देते सब आपस में। हम वो विचार थे, इसने रूम ही बंद कर दिया अपना, वो बंद हो गया था अंदर ही। अरे कोई नहीं नैतिक, अगली बार जब मिलो तो मिलके पार्टी कर लेना। शायद अब नहीं मिलेगा मौका, बट चलो। ईएमआई का रिवीजन होगा जब तुम्हारा न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, जो कि 1-2 दिन में मैं आज भी स्टार्ट करा ही रही हूँ, तो मैं न्यूक्लियर फिजिक्स करा देंगे। पीर बख्श कह रहा है हमारे मैम, क्या कौन सी बातें करने में लगे, आप पढ़ाओ जल्दी। अब्दुल्ला नहीं आया क्या आज? बड़ा शांत है माहौल। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बोल नहीं रहा, मतलब क्लास में नहीं है। अब्दुल्ला, आर यू इन द क्लास? यस मैम। अभी मैम वो आया थोड़ा है? सीरियस हो गया पढ़ाई के लिए। कौन? अब्दुल्ला अब बोलता ही नहीं है। हाँ, अब तो बोल ही नहीं रहा, देखो। ये तो एकदम परे हो गया कल्पना से। ठीक है, हमने लास्ट क्लासेस में कहाँ तक पढ़ लिया था, जरा बताओ। ठीक है, 10-15 मिनट का चिल चलता है। अब तुम 1 घंटे आराम से पढ़ोगे, मुझे पता है, वरना तुम लोग कहीं, कोई कहीं भागता, कोई कहीं भागता, पढ़ते ना पढ़ते। अब तुमसे बातें बातें हो गई तो तुम पढ़ोगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्या? क्यू वैल्यूज पढ़ी थी ना? क्यू वैल्यूज शुरू करनी है, राइट? बाइंडिंग एनर्जी तक पढ़ लिया था, है ना? है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो उससे पहले जरा एक क्वेश्चन कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं रिवीजन क्वेश्चन, ठीक है? बी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है ऑफ ड्यूटेरियम मास दिया हुआ है
इलेक्ट्रॉन और इसका ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस का मास कंबाइंड करके दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ और भी दे देती हूँ। प्रोटॉन का मास जो होता है वो होता है 1.00785। चलो कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी निकालो ड्यूट्रॉन की फटाफट। ड्यूटेरियम क्या क्या होता है ड्यूटेरियम? ये तो इसके न्यूक्लियस का मास दिया हुआ है, तो ये इसको बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगी बताओ, कैसे बना होगा ड्यूटेरियम? हाइड्रोजन में क्या ऐड किया होगा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है, करिए, बाइंडिंग एनर्जी निकालिए। बस ये इतना ही समझना था, वो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। अब बोल के बताना, चार्ट नहीं रीड कर पाऊंगी। चलो ज्वाइन करते हैं क्लास। डेल्टा एम निकालिए। डेल्टा एम निकालने के बाद 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। क्लास छोड़ के क्यों जा रहे हो भाई? अब्दुल्ला क्या आंसर आ रहा है इसका? मैम इसका फॉर्मूला डेल्टा एम सी स्क्वायर, वो एम सी स्क्वायर है ना? हाँ, क्या हम डेल्टा एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या, या हम डेल्टा एम निकाल के किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 931 से। 931.86। हाँ, 931.5 बस। तो कैसे निकालोगे डेल्टा एम? देखो ये प्रोटॉन है हमारा, हाइड्रोजन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन ही तो है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन, और ये क्या है मेरे पास, किसका न्यूक्लियस है, ड्यूटेरियम का, है ना। तो डेल्टा एम शुड बी इक्वल्स टू कैसे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। बताओ कितना आ रहा है ये, कितना बनेगा? प्रोटॉन और इसका न्यूट्रॉन का ऐड कर दोगे तो ये बनेगा 2.016490 यू, इतना आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही आया एकदम। माइनस इसका कितना दिया हुआ है तुम्हें, ड्यूटेरियम का, ये रहा 2.0104102 यू, ठीक है। ये मेरे पास लगभग बनेगा 0.002388। यहाँ पे तुम राउंडिंग ऑफ कर सकते हो डेल्टा एम का, कितना, 0.02 0.023
क्या लिख दूं, 4 बना सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 9, ये डेल्टा एम हो गया। अब एनर्जी के लिए क्या करोगे, बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा एम मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कर लो कितना बनेगा, आ गया। अच्छा नहीं, मास है ना ये, तो मास तो इतना ही रहेगा, 2.2 समथिंग है ना। आ गया ये, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़िया। हाँ 2.22 ठीक है, मोस्ट सबसे ज्यादा यही है, मोस्ट एग्जैक्टली यही आया है। इसके बाद आती है हमारी क्यू वैल्यूज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यू वैल्यूज। थ्योरी समझाने से अच्छा है न्यूमेरिकल से करते हैं, थ्योरी समझने से अच्छा है न्यूमेरिकल से करते हैं। ठीक है, देखो ये रिएक्शन है, ठीक है, तुम्हें यहाँ पर मास दिया हुआ है हाइड्रोजन का 2.014102 U। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन का मेरे को दिया हुआ है 14.003074। ठीक है, कार्बन का दे रखा है 16.017176। हीलियम का हमें दिया हुआ है, वेट 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 वेट, ठीक है, इन दोनों के मास का जो ऐड होके बनता है, ये मेरा बना बेटा 16.017176 U। कार्बन का दिया हुआ है 12.00 समथिंग U रहेगा। इसका हीलियम का दिया हुआ है 4.002602 U। तो इसको मैं मान लेती हूँ LHS और हम इसे RHS मानेंगे। तो RHS का जो मास दिया हुआ है वो बेटा जी वो दिया हुआ है ऐड करके 16.0026, एक सेकेंड, टोटल इज 0.02602 U। ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि LHS का मास ज्यादा है या RHS का, ये रिएक्शन है, इसके ये मास गिवन है तुम्हें। ठीक है, अब LHS का मास ज्यादा है कि RHS का, LHS 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 का मास ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे 0 1 है और यहाँ पे 0 0 है, तो यानी LHS का मास ज्यादा है। अब देखो LHS का मास ज्यादा है, RHS का मास कम है, तो यानी यहाँ पर मास डिफेक्ट आया। RHS का मास कम क्यों हुआ, RHS का मास कम इसलिए हुआ क्योंकि इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो गई है ना, कुछ अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो गई। तो क्या ये इक्वेशन अभी जो तुम्हारी स्क्रीन पे लिखी हुई है ये ये रिएक्शन ठीक है, नहीं है ना, क्योंकि LHS का मास ज्यादा है, RHS का मास कम है। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए हम Q वैल्यूज का यूज करते हैं। तो ये इक्वेशन मोर एप्रोप्रिएटली कब ठीक होगी, जब यहाँ पर क्या लगेगा, Q। अब मुझे बताओ जो ये एनर्जी रिलीज हुई है, यही एनर्जी रिलीज उस डेल्टा एम के बराबर हुआ है ना, जो मास यहाँ पे कम हुआ है, यानी मास ऑफ LHS माइनस मास ऑफ RHS, यही डेल्टा एम है। यस मैम। और यही डेल्टा एम के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज हुई होगी, करेक्ट। बताओ, इसी डेल्टा एम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए इस Q की वैल्यू को RHS में ऐड करूं कि माइनस करूं, कब
कब इक्वेशन बैलेंस होगी? आरएचएस का मास मैम कम, ऐड करने पे है ना? हाँ, आरएचएस का मास कम है, तो कम है तो मुझे उसकी क्यू वैल्यू, यानी जो उसका मास कम हुआ है उसके अमाउंट की क्या ऐड कर दूं मैं यहाँ पे? एनर्जी ऐड कर दूं। एनर्जी ऐड कर अब दो। ये इक्वेशन एप्रोप्रिएट है बिल्कुल, यहाँ पर एनर्जी का भी हमने कंजर्वेशन ले लिया है, ठीक है। तो ये होती है क्यू वैल्यू। तो जहां पर हमारे पास, अब मुझे निकालो इस इक्वेशन में क्यू कितना है, इस इक्वेशन में क्यू कितना है निकालो। मैं डेल्टा एम लिखती हूँ यहाँ पे, हमारे पास डेल्टा एम आएगा, देखो 16.017176 माइनस 16.002602, ये आया कुछ 0.0145774, करेक्ट। एनर्जी आ जाएगा 45774 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये बेटा 13.5 आया है? देखो सब, है ना, 13.5 समथिंग आया होगा, बिल्कुल, ठीक है। अब क्यू वैल्यू, तो ये वाली जो क्यू वैल्यू है ये कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव क्यू वैल्यू। तो जब मेरे पास पॉजिटिव क्यू वैल्यू आएगा तो यहाँ पे नोट करके लिखो, क्या न्यूक्लियर रिएक्शंस, नोट करके लिखवा रही हूँ, न्यूक्लियर reactions in which there is release of energy, है ना, in which there is release of energy, the Q value is, Q value कैसी रहेगी? पॉजिटिव और नेगेटिव? the Q value is पॉजिटिव, है ना। और जब Q वैल्यू पॉजिटिव है, अब देखो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई है कि एब्जॉर्ब हुई है? एनर्जी रिलीज हुई है ना, एनर्जी का रिलीज हुआ है। तो ये जो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगी, तो ये किस तरीके की रिएक्शन है? एक्सो या एंडो? एनर्जी का एक्सो। हाँ, तो दीज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। तो ये वाली मेरी कैसी रिएक्शंस होंगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्यू वैल्यू पे भी सवाल आता है कि क्यू वैल्यू होगी तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए प्लस क्यू लिखें या माइनस क्यू, ठीक है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि कब प्लस लेना है, कब माइनस। अब एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं माइनस वाला, ठीक है। इसका एग्जांपल नंबर सेकंड, यहां पर हीलियम है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है? ऑक्सीजन बना दिया और हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, ठीक है, यानी प्रोटॉन बाहर चला गया। यहां पर तुम्हें क्या दिया हुआ है? इसका कंबाइंड मास लिखती हूँ, ठीक है। कंबाइंड मास है 18.005676 U, RHS LHS। LHS का कंबाइंड मास ये रहा, RHS का जो कंबाइंड मास है वो आपका बन रहा है बेटा 18.006958। कौन सा मास ज्यादा है? RHS का। मैम RHS वाला। RHS का मास ज्यादा है, RHS Yes, का ma'am. मास ज्यादा है। RHS का मास ज्यादा हुआ कैसे? मास का ऐड होना। मास कैसे ऐड हुआ होगा? यानी कुछ अमाउंट की एनर्जी दी गई होगी और वो एनर्जी इस प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो गई, और वो एब्जॉर्प्शन वाली एनर्जी कहाँ दिखाई दे रही है? इस RHS के मास में, है ना। मास अपने आप से कहां से आएगा? मास तो बढ़ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कुछ एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ होगा, हाँ या ना? बोलो। यस मैम। और ये एनर्जी का एब्जॉर्प्शन मुझे किस में दिखाई दे रहा है? अपने RHS में, क्योंकि मास RHS का ज्यादा है। अब क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? बैलेंस तो नहीं है भाई, मास तो बराबर होने चाहिए। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए फिर से हम क्यू वैल्यू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मुझे क्यू वैल्यू क्या करना पड़ेगा? ऐड करूं कि माइनस करूं? माइनस। माइनस करेंगे ना, क्योंकि RHS का मास बढ़ गया। RHS का मास कैसे बढ़ सकता है?
मास तो कहीं से ऐड हुआ नहीं है, हम एनर्जी ऐड करा सकते हैं। तो इसका मतलब इन प्रोसेस में एनर्जी का यूज किया जाएगा, और कुछ एनर्जी जो हम प्रोवाइड कराएंगे वो एनर्जी तुम्हारी ये रिएक्शन एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्प्शन में आरएचएस का मास बढ़ जाएगा, और इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर माइनस क्यू वैल्यू का यूज करना पड़ेगा। चलो इस इक्वेशन की क्यू वैल्यू निकालो सारे जन फटाक से। मास आ गया, पलक क्यू वैल्यू निकालो। वेरी गुड, डेल्टा एम बहुत सही बताया है पलक ने, राहुल ने, आदर्श ने डायरेक्ट आंसर ही बता दिया। डेल्टा एम आएगा हमारा 0.001282, करेक्ट। यू एनर्जी अब की बार एब्जॉर्ब्ड नहीं, एनर्जी सॉरी रिलीज नहीं, अब की बार एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, और ये हमारा कितना बनेगा 0.01282 मल्टीप्लाई बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके बराबर हो गया ये? वेरी गुड, 1.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब मैं यहां पर एक देखो, अब ये इक्वेशन एंडो है कि एक्सो है? एंडो। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, तो यहाँ पर इफ Q value is negative, nuclear reaction is एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब कि अब एक चीज बताओ, क्या एंडोथर्मिक रिएक्शंस अपने आप हो जाएंगी? ऐसी रिएक्शन नहीं होंगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है इन रिएक्शंस को होने के लिए मुझे किसी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है ना? किसी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होगी, हाँ या ना? यस मैम। हाँ, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है। बस अब मेरा सवाल ये है, जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, ध्यान से सुनना, क्या जो ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, क्या ये 1.194 के बराबर ही होगी? सोचो, क्या 1.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही ये एनर्जी एब्जॉर्प्शन है? नो मैम। क्यों? मैम कुछ वर्क डन भी तो होगा उस एनर्जी का। वर्क डन, ओके। देखो, ये तुम्हारे पास जो पार्टिकल आया है जिसने एनर्जी एब्जॉर्ब कराई है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि जो हीलियम पार्टिकल होगा, यानी ये मेरा अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल के पास इतनी अमाउंट की एनर्जी होगी। ध्यान से सुनना, सपोज करो ये जो रिएक्शन लिखी हुई है हीलियम, ये अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी वो लेके आया होगा, और ये मेरा नाइट्रोजन का एक न्यूक्लियस होगा जो एक टारगेट होगा, है ना? ये टारगेट न्यूक्लियस होगा, बात समझ रहे हो? देखो, मेरा नाइट्रोजन जो है ये टारगेट न्यूक्लियस है। इसको मैंने टारगेट किसके साथ कराया? अल्फा के साथ, है ना? अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल किसके साथ आ रहा है? विद सम एनर्जी ऑफ 1.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर ये इतनी एनर्जी लेके आ रहा है, अब क्या होगा? देखो, मेरा जो प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया? ऑक्सीजन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन निकल गया। ये जो भी इस हीलियम के पास जो एनर्जी थी, वो सारी की सारी एनर्जी तुमने किसको दे दी? वो सारी एनर्जी तुमने कहाँ दे दी? इस क्यू वैल्यू को, इस रिएक्शन। अब तुमने यहां से बेटा एनर्जी तो कंजर्व कर ली, है ना? एनर्जी तो कंजर्व कर दी हमने इस रिएक्शन से। जरा मोमेंटम देखो, क्या मोमेंटम कंजर्व कर पाए हो? एनर्जी कंजर्व तो कर दी, क्योंकि हीलियम के पास इनिशियली इफ 1.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, वो सारी की एनर्जी तुमने क्यू उसमें दे दी, एनर्जी कंजर्व करने के लिए क्यू वैल्यू में दे दी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस होगा, उनके पास तो कुछ एनर्जी होगी ही नहीं। उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? उनके पास तो काइनेटिक एनर्जी 0 होनी चाहिए, है ना? बात सही है? क्या मोमेंटम? मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ मैं करती हूँ। देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास एक नाइट्रोजन का न्यूक्लियस था,
उस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस को ऑक्सीजन में बदलना चाह रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एक अल्फा पार्टिकल लिया और उस अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी थी। अब आप लोगों के अकॉर्डिंग जो एनर्जी क्यू वैल्यू की है वही एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी अकॉर्डिंग टू यू, कि मैम क्यू वैल्यू ये इतना ज्यादा आ रहा है और पार्टिकल ने इतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करी होगी। अब सपोज करो कि हीलियम वही एनर्जी लेके आ रहा है 1.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अब इस हीलियम के पास एनर्जी है तो मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है ना इसके पास, इस हीलियम के पास, तभी तो वो मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली एनर्जी है। तो इस हीलियम के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब तुमने जब इक्वेशन को कंजर्व किया तो ये सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी तुमने किसको दे दी, क्यू वैल्यू को। क्यों, क्योंकि हमें क्या कंजर्व करना है, एनर्जी कंजर्व करना है। तो एनर्जी कंजर्व करने के लिए सारा का सारा क्यू वैल्यू तुमने, मतलब जो भी ये एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो क्यू वैल्यू में शो कर दी। ठीक है, एनर्जी कंजर्व हो गई मेरी। क्या मोमेंटम कंजर्व हुआ, क्योंकि अगर मैं इनिशियली लिखूं तो मेरे पास हाइड्रोजन के पास तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है, सॉरी हीलियम के पास, लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के पास एनर्जी बचेगी क्या, सारी की सारी वैल्यू तो एनर्जी कंजर्व करने में चली गई। समझ आ रही है चीज? हाँ यस मैम। यस मैम। हाँ, तो अगर सिर्फ इतनी वैल्यू का अल्फा पार्टिकल लेके आओगे 1.194 का तो एनर्जी कंजर्व हो गई, लेकिन मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ। इसका मतलब ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व नहीं हुआ। इसका मतलब हीलियम को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, 1.194 से ज्यादा देना पड़ेगा। और जो ज्यादा वाली एनर्जी होगी वो किस में बटेगी, हाइड्रोजन, और ये तुम्हारा जो हीलियम वाला, सॉरी हाइड्रोजन का पार्टिकल है आरएचएस की तरफ देखो, और ऑक्सीजन में। बात समझ में आई? तो कुछ एनर्जी इनको मिलेगी, ये क्या कंजर्व करेंगे, मोमेंटम। और ये क्यू वैल्यू किस लिए लगाई है, एनर्जी कंजर्व करने के लिए। क्यू वैल्यू किस लिए लगाई है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। कुछ समझ में आया? हाँ, यस मैम। यस मैम। क्या समझ आया? क्यू वैल्यू जो है वो एनर्जी कंजर्व करेगी और जो ज्यादा मास होगा ना वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में बढ़ जाएगा। देखो रटो मत चीजों को, ठीक है, बढ़िया। एक बार खुद समझो। मैंने यहाँ पर ये फर्स्ट जब क्वेश्चन कराया था, एक सेकेंड, ये क्यू क्यों लगवाया था, ये क्यू लगवाया है कि एनर्जी बैलेंस कर ले, है ना। एलएचएस और आरएचएस के मास में डिफरेंशिएट आ रहा है कि मास बैलेंस नहीं है, तो मास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाहर चला गया, तो वही एनर्जी को हमने प्लस कर दिया, तो ये मेरी यहाँ पर प्लस क्यू वैल्यू बनी। ठीक है, प्लस क्यू वैल्यू का मतलब है एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन अपने आप हो जाएंगी, हमें इनमें कुछ एक्सटर्नल अमाउंट की एनर्जी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी दोगे, एनर्जी दोगे। अब मान लो कि तुम्हारे पास जो हीलियम आया उसको तुमने उतनी ही एनर्जी दी जो तुम्हारी क्यू वैल्यू की है। बात सुनना, हीलियम एक अल्फा पार्टिकल है जो कि नाइट्रोजन के न्यूक्लियस पे जाके टकराएगा और तब जाके तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा, विच इज योर ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन, है ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन, तब जाके ये तुम्हारी इक्वेशन बनी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन को जब बैलेंस करने बैठे तो आरएचएस का मास ज्यादा दिखाई दिया। आरएचएस का मास क्यों ज्यादा दिखाई दिया, क्योंकि इस प्रोसेस ने कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। कहां से, फ्रॉम हीलियम की एनर्जी। बात समझ रहे हो, हीलियम की एनर्जी है जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, जो एनर्जी लेके आया है, उस एनर्जी को तुम्हारे आरएचएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके वेट में शो हुआ। तो इक्वेशन में एनर्जी बैलेंस करने के लिए क्या लगाया, माइनस क्यू का साइन लगाया। अब सुनो, अगर ये हीलियम सेम अमाउंट की एनर्जी लेके आएगा जो क्यू वैल्यू में है, एनर्जी तो कंजर्व हो गई, बट मोमेंटम का क्या करें, क्योंकि इनिशियली अल्फा के पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। यानी देखो बेटा, एक बात ध्यान से सुनो, मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल, ये भी तो कंजर्व होना चाहिए, यस और नो? यस। मोमेंटम शुड बी कंजर्व। मैं मान लेती हूं ये अल्फा पार्टिकल है बेटा, इसका मास m अल्फा, ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी मतलब इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v इनिशियल, सपोज करो। अब p फाइनल की बात करते हैं, अगर सारी एनर्जी q में चली गई तो क्या ऑक्सीजन और h के पास कुछ एनर्जी बचेगी, नहीं बची ना, इनके पास तो वेलोसिटी जीरो हो गई, तो फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा ना। तो ये कैसे पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल?
इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो टारगेट, जो हमारा सॉरी अल्फा पार्टिकल होगा, उसकी एनर्जी क्यू वैल्यू से क्या होनी चाहिए, क्यू वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ये बात समझ में आई? यस मैम। यस। तो अब लिखोगे इफ, नोट करके लिख दो, यहाँ पे तुम भूल भी जाओगे, मैं नोट करके लिखवा देती हूँ। अल्फा पार्टिकल, अल्फा मतलब हीलियम, हैज एनर्जी 1.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी would be conserved but not momentum, मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, ठीक है। Thus प्रोडक्ट्स, कौन से प्रोडक्ट हैं, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन are created with जीरो काइनेटिक एनर्जी, राइट? जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी और जीरो ही मोमेंटम होगा। सो in order to conserve both, देखो यहां से ही क्वेश्चन बनेगा, बोथ इनकमिंग कंजर्व बोथ, यहां से ये कॉमा हटाओ। बोथ का मतलब क्या है यहाँ पे, बोथ से मैं क्या इंडिकेट कर रही हूँ, एनर्जी और मोमेंटम। वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इनकमिंग पार्टिकल मस्ट हैव अ मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस रिएक्शन को कराने के लिए इनकमिंग पार्टिकल के पास एक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए ना, हाँ या ना? मेरा Yes, मतलब है कि ये अगर मान लो मेरे को ये रिएक्शन करानी है और मैंने एक अल्फा पार्टिकल लिया जिसकी एनर्जी 1.194 लिखी, तो इस अल्फा पार्टिकल से ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्या वायलेट हो रहा है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो जब हम रिएक्शंस करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो देखो इसमें क्या क्या कंजर्व होना चाहिए, एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, स्पिन नंबर कंजर्व होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कंजर्व होना चाहिए और एटॉमिक मास कंजर्व होना चाहिए, है ना? ये 5 चीजें कंजर्व होनी चाहिए। क्या क्या कंजर्व होना चाहिए बताओ? एनर्जी, atomic number, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, मोमेंटम और स्पिन और एनर्जी, ये सब क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो अगर अल्फा पार्टिकल जस्ट इस वैल्यू का आएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब सवाल बनेगा कि कितनी काइनेटिक एनर्जी का अल्फा पार्टिकल होना चाहिए कि रिएक्शन टेक प्लेस हो जाए, है ना? तो क्या फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का? लिखो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा, लिखवा दूं फॉर्मूला, 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय क्यू वैल्यू। क्यू वैल्यू तो निकाल सकते हो, क्यू वैल्यू तो निकालनी सिखा दी है। अब यहां पर बात आई कि स्मॉल m Yes. और कैपिटल M है क्या। स्मॉल m किसका मास होगा, मास ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल, ठीक है, जो पार्टिकल इंसिडेंट करेगा। जैसे कि इस केस में कौन था हमारा, हीलियम। कैपिटल M क्या होगा, मास ऑफ टारगेट पार्टिकल, है ना, जिसको टारगेट करेंगे। किसको टारगेट किया है आपकी बार, नाइट्रोजन को, है ना। तो फटाक से मुझे इस केस में बताओ कितनी मिनिमम वैल्यू चाहिए, जो अभी हमने सॉल्व किया है, मुझे इस केस के लिए काइनेटिक एनर्जी बताओ मिनिमम, फटाक से। ये लो फॉर्मूला लिखो पहले, फिर उसके बाद ऊपर वाली चीजें दिखाऊं, ये देखेंगे हम लोग। देखो 1 प्लस m अपॉन कैपिटल M इंटू क्यू, लिख लिया फॉर्मूला।
यस मैम। सबने लिखा? यस मैम। ठीक है, ये थी तुम्हारे पास वैल्यूज। ओके, यहाँ पर हमने इंडिविजुअल मास नहीं लिखवाया ना, इंडिविजुअल मास लिख लो। चलो बेटा जी बताओ। क्यू वैल्यू ये मॉड लगा दिया, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, यही है। वेरी गुड धनंजय, बढ़िया, वेरी गुड, मस्त, एकदम सही आंसर आया है। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? वेरी मैं गुड, अभी कैलकुलेट कर रही हूँ। करो। ये कैलकुलेटर तो यूज नहीं कर रहे हो, बट जो जल्दी आंसर दे रहे हैं कैलकुलेटर मत करना। ध्रुवी समझ आया तुम्हें? श्रुति Yes, ma'am. समझ आ गया? Yes, ma'am. सक्षम? सक्षम? सक्षम क्लास में नहीं है क्या बेटा? देख सक्षम आवाज नहीं आ रही है, कहीं चला गया, रोटी पानी खाने गया है ये। किसी का आंसर ही नहीं आ रहा दो बच्चों के बाद। मैम यही हूँ मैं। कहाँ था सक्षम? मैम वो नेटवर्क चला गया। ठीक है, हो गया होगा ना सबका, चले आगे चले। ये तुमने राउंड ऑफ करके किया है, डिवाइड किया, कैसे किया है? राउंड ऑफ करके किया है किसी ने? धनंजय कैसे डिवाइड यस किया? मैम। मैम पूरा राउंड ऑफ नहीं करा। इसको डिवाइड कैसे किया है तुमने? 4.002 और 14.00? मैम पूरा ही डिवाइड कराए। ठीक है, 1.194 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बनेगा 1.535 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बेटा ये इजी क्वेश्चंस है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बट कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना अपनी। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन और करा दूंगी, कर लेंगे, कर लोगे ना आप? तो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ऊपर वाले टॉपिक में किसी को इश्यू है तो पूछ लेना। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ा, कि न्यूक्लियर कब स्टेबल रहेगा। देखो अब न्यूक्लियर के अंदर मेरे पास बेटा प्रोटॉन्स भी हैं। अब प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में क्या करने लगते हैं? रिपल्शन। ठीक है,
तो इसका मतलब अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी खतरे में आ जाती है, न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी आ जाती है खतरे में। तो क्योंकि हमारे पास न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना? न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करता है भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है और दूसरी न्यूक्लियर फोर्स भी है। भाई प्रोटॉन प्रोटॉन में न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास प्रोटॉन प्रोटॉन ज्यादा हो गए, कोई एक ऐसा एटम है जिसमें मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, मेरे पास न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो उनको बैलेंस करने के लिए क्या बढ़ाएंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्यों बढ़ाएंगे? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन आपस में कौन सा फोर्स लगाएंगे? अट्रैक्टिव फोर्स। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो मेरे पास अगर प्रोटॉन ज्यादा है, समझो ये भी प्रोटॉन 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 और ये भी प्रोटॉन, सिर्फ 2 न्यूट्रॉन है, तो ये 2 न्यूट्रॉन आपस में तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बाकी प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में एक दूसरे को कहाँ फेंकना चाहते हैं? बाहर बाहर फेंकना चाहते हैं ना। तो अगर ये प्रोटॉन प्रोटॉन की वाली जो फोर्स है यानी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, अगर ये ज्यादा हो जाएगी तो न्यूक्लियर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा, है ना? अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर न्यूक्लियर को स्टेबल रखना है तो क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अपना थ्योरी वाला पार्ट है। देखो क्या होना चाहिए, अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसी न्यूक्लियाइज हैं जिनका नंबर कितना है? 20 से कम है, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर या 20 से कम है, उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, और 20 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या कंडीशन होगी वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर थ्योरी है, सुनते जाओ और लिखते जाओ, थ्योरी से सवाल भी आ जाते हैं। देयर आर ओनली 260 स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, हमारे पास ओनली 260 स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, और जो जितनी भी बाकी की ऑब्जर्व करी गई हैं वो सारी कैसी हैं? अनस्टेबल है, ठीक है। तो हम एक प्लॉट बनाते हैं एन और जेड का, जिसमें से क्या देखने को मिलता है? इसमें जेड की वैल्यू नहीं दे रखी थी। 4 एटॉमिक नंबर लेस देन 20, अगर मेरा एटॉमिक नंबर 20 से कम है तो लाइटर न्यूक्लियाई कहलाई जाएंगी। ये हमारी लाइटर न्यूक्लियाई है। अगर लाइटर न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो इस केस में क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होने चाहिए? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स should be नियरली इक्वल, ठीक है, नियरली इक्वल होने चाहिए। नियरली इक्वल टू का मतलब देखो, मान लो मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को डिनोट करती हूं ए से और नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं डिनोट कर रही हूं जेड से, तो इसका मतलब एन को किसके बराबर होना चाहिए? जेड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एन शुड बी इक्वल्स टू जेड। क्यों होना चाहिए ऐसा? एन और जेड को शुड बी बराबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान लो हैवी न्यूक्लियाई हो जाता है, हैवी न्यूक्लियाई, 4 हैवी न्यूक्लियाई, अब स्टेबिलिटी एन और जेड बराबर होने पे होगी या जेड ज्यादा होने पे या एन ज्यादा होने पे? बताओ, 4 हैवियर न्यूक्लियाई कैसे बनेगी स्टेबिलिटी? एन ज्यादा मैम एन के ज्यादा होने पे। स्टेबिलिटी इज व्हेन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि अब तुम्हारे पास हैवी न्यूक्लियाई है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने लगेंगे और न्यूट्रॉन भी ज्यादा होने लगेंगे। तो जैसे जैसे प्रोटॉन ज्यादा होने लगेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो रिपल्शन है वो भी ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि न्यूक्लियाई तो शॉर्ट रेंज फोर्स है। कितनी रेंज में काम करती है? बस 2 फेम्टोमीटर में न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, सिर्फ 2 फेम्टोमीटर तक ही काम करती है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की जो फोर्सेज है वो भी हाईली एप्रिशिएबल होने लगेंगी, तो जिसकी वजह से तुम्हारा न्यूक्लियर खतरे में आ जाएगा, अनस्टेबल होने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको कैसे कंपनसेट करेंगे? न्यूट्रॉन की फोर्सेस की वजह से, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या करेगा उसको? भाई देखो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन, ये भी एक न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन तो उसको ऐसे लेके आएगा,
न्यूक्लियस को, मतलब न्यूक्लियस को वो कम वो ही रखेगा, छोटे स्पेस में ही रखना चाहेगा। लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के फोर्सेस कैसे होंगे, ये इसको बाहर भगाना चाहेगा। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के फोर्सेस ज्यादा हो गए तो न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी को कंपनसेट करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी हाई, किसमें, हैवी न्यूक्लियाई के लिए। तो अगर हैवी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन प्रोटॉन्स। ठीक है, रीजन पता चल गया क्यों है इसका, रीजन भी पता चल गया, लिखवाऊं, बताओ जल्दी, हाँ बोलो। मैम किसी भी न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करने के लिए क्या करना होगा? अगर डिस्ट्रॉय करना है तो बाइंडिंग एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी उसको तोड़ने के लिए चाहिए, एक्सटर्नल। नहीं मैम, सिर्फ डिस्टर्ब करना है। डिस्टर्ब करना कैसे, डिस्टर्ब वो बैठा हुआ उसको जाके ऐसे छेड़ोगे, हाँ भाई मेरे से बात कर। मैम मतलब वो ऑटोमेटिकली डिके होना शुरू हो जाए। हाँ डिके हो जाए उसके लिए हमें एक्सटर्नल जैसे बताया ना, अल्फा रेज आपको वो करनी पड़ेंगी, अल्फा पार्टिकल्स से टारगेट कराओ, अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट कराओ, तब जाके वो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव वो होने लगेगा, डिके होने लगेगा। अल्फा पार्टिकल्स का यूज करते हैं, ठीक है, मोस्टली। हाँ फिर जाग जाएगा अल्फा पार्टिकल से। रीजन लिखवाना है क्या, रीजन तो बताइए, एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कूलाम फोर्सेस इंक्रीज, कूलाम फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। और कूलाम फोर्स है भी कैसी, प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव, विच नीडेड which tends to destroy the atom। तो ये सॉरी डिस्ट्रॉय द न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी। तो इसको कंपनसेट किससे कराएंगे, सो मोर न्यूट्रॉन्स आर नीडेड, है ना, मोर न्यूट्रॉन्स चाहिए, क्यों चाहिए, टू कीप न्यूक्लियस स्टेबल। ठीक है, ये रीजन है। तो इसके साथ हमारे पास एक ग्राफ बनता है एन जेड कर्व। ये एन जेड कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर लिख लो नंबर, प्रोटॉन नंबर, और यहां पर लिख लो न्यूट्रॉन्स का नंबर। ठीक है, ये न्यूट्रियॉन का नंबर है। अब सुनो, ये 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 80। अब देखो जो छोटी न्यूक्लियाई हैं 20 तक, ये बात कर रही हूँ, इनके लिए ये क्या होना चाहिए, 10 और 20 वाला 1 होना चाहिए, न्यूट्रॉन और इनका नंबर सिमिलरली बराबर होना चाहिए। तो इन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कहाँ लाई करेगी, इसी लाइन पे, है ना, इन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इसी लाइन पे लाई करेगी, छोटे वालों की। ठीक है, अब मान लो मैं इनको ऐसे ही मिलाती चली जाती हूँ, ये अब मेरी हैवियर न्यूक्लियाई आ गई है। ठीक है,
ठीक है, लाइन में ब्रेक आ गया। अब बताओ, जो हैवियर न्यूक्लियाई होंगी, क्या उनका स्टेबल न्यूक्लियाई भी इसी लाइन पे ही आएगा क्या? उनका स्टेबल न्यूक्लियाई नो कहाँ पर मैम। आना चाहिए? कहाँ आना चाहिए? इसी लाइन हैवियर न्यूक्लियाई के लिए हमारा कंडीशन चेंज हो गया था। क्या हो गया था? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी हाई। तो कहां पर आनी चाहिए स्टेबल न्यूक्लियाई के ग्राफ? इधर की तरफ आना चाहिए, इस लाइन पे, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होने चाहिए, राइट? तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे, अब उनका ग्राफ क्या बनेगा? ऐसा स्ट्रेट लाइन ना बन के ऐसे ऊपर की तरफ बन जाएगा। और जो न्यूक्लियाई यहाँ होंगे इस वाले लाइन पे बनेंगे, इसका मतलब ये वाले कैसे होंगे? ये वाले क्या होंगे? अनस्टेबल, है ना, हैवियर न्यूक्लियाई में। और हैवियर न्यूक्लियाई में जिनका ग्राफ न्यूट्रॉन की तरफ आएगा, मतलब न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल, स्टेबल न्यूक्लियाई, और ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, क्योंकि इन पे प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है, तो यहाँ प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है तो ये अनस्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, टुवार्ड्स एन होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट, बढ़िया। तो लास्ट जो एलिमेंट है जो स्टेबल है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? लास्ट एलिमेंट तो लिखो Z इक्वल्स टू 83। तो जब Z इक्वल्स टू 83 हो जाता है, उसके बाद चाहे तुम कितना भी न्यूक्लियॉन डाल लो, तुम्हारा एटम कैसा हो जाता है? तुम्हारा न्यूक्लियस कैसा हो जाता है? अनस्टेबल। ठीक है, तो Z इक्वल्स टू 83, रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स। तो रिपल्सिव फोर्स जो है प्रोटॉन का, कैन नॉट बी कंपनसेटेड, ठीक है, बाय न्यूट्रॉन्स। तो अब यहाँ पर तुम्हारा न्यूट्रॉन्स कुछ नहीं कर सकते, कितना भी न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ा लो। अब ये कैसी हो जाएंगी? कैसी न्यूक्लियाई हो जाएंगी? सो इफ Z is greater than 83, न्यूक्लियाइज आर अनस्टेबल। अब वो डिके होके ही स्टेबल होंगी। तो ये लिमिट है Z इक्वल्स टू 83। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ भी 80 तक ही है। क्लियर हो गया? ये आसान सी चीजें थी, ज्यादा कुछ समझना तो था ही नहीं, बस फोर्सेस के बारे में समझना था। क्लियर हो गया ये? बोलो। जब ये डिके होता है तो कुछ टाइम बाद में रुक जाता है डिके इसका? लाइफ टाइम होती है ना उनकी, लाइफ टाइम होती है कि कितने समय में कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है। वो तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया है पार्ट, है ना, वो सिलेबस से मैम हट गया। मतलब वो फिर डिके होगा तो मैम फिर वो डिके होकर बाद में स्टेबल हो जाएगा? हाँ, अगर मान लो वो एक ऐसी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है जो स्टेबल है, फिर क्यों डिके होगा? फिर नहीं होगा डिके, है ना। जब तक वो अपना स्टेबिलिटी नहीं आ जाती तब तक वो डिके ही होता रहता है कंपाउंड। ओके। मैम उस डिके में सिर्फ प्रोटॉन्स निकलते हैं? नहीं, किसने कहा? डिके में प्रोटॉन्स निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, गामा रेज, बहुत चीजें निकलती हैं। अभी करेंगे ना उनकी, वो रिएक्शंस हैं, वेट करो, बहुत चीजें निकलेंगी। हाँ, और बोलो। मैम हम्म मैम जब वो अनस्टेबल है तो वो बनते क्यों है मैम, जिनको बाद में डिके ही होना है? क्या अनस्टेबल है ना, वो स्टेबल होना चाहते हैं। नहीं मैम, तो वो उनकी फॉर्मेशन नहीं की हुई, वो पहले से ही वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं? वो इसी फॉर्म में है, वो एग्जिस्ट क्या करते हैं? कुछ ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो इसी फॉर्म में है लेकिन वो अनस्टेबल हैं, तो वो बाद में डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं। जैसे यूरेनियम कितने दिनों बाद थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ दिनों में ही, क्योंकि वो अपना कंपाउंड, अपने फोटोन्स जो एक्स्ट्रा है, प्रोटॉन्स, उनको रिलीज कर देता है, फिर उसके बाद वो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ऐसे कम से कम 1500 न्यूक्लियाई है हमारे पास। अब एग्जिस्ट क्यों करते हैं मैम ऐसे, मुझे नहीं पता, नेचर में बहुत चीजें हैं एग्जिस्ट कर रही हैं। हाँ बोलो। तो मैं आपने कहा यूरेनियम कुछ दिनों बाद थोरियम में चेंज हो जाता है, बिल्कुल, हाँ। तो मैं हमें कैसे पता कि वो यूरेनियम कब से आएगा इस अर्थ पे? तो मैं वो तो कब का थोरियम में चेंज हो जाना चाहिए। हाँ, हो जाते हैं ना चेंज, बहुत चीजें चेंज हो जाती हैं। तो मैं हमें क्योंकि यूरेनियम फिर मिलना ही नहीं चाहिए ना मैम, सारे तो थोरियम में चेंज हो जाने चाहिए। अच्छा, तो नहीं, उनका लाइफ टाइम होता है ना, ऐसे थोड़ी कि एक सेकंड में हो जाता है, बहुत बहुत सारे ईयर्स लगते हैं। ये सॉल्व करते हो ना न्यूमेरिकल, तो उनमें देखना कि ऐसे ही नहीं हो जाता वो,
हो जाते हैं चेंज, बिल्कुल हो जाते हैं, तभी तो बहुत कम अमाउंट में मिलता है यूरेनियम, वो बनता है। अब यूरेनियम भी ऐसा थोड़ी है कि नेचर ने एक यूरेनियम नाम का कंपाउंड बना दिया, कोई और कंपाउंड होगा जो डिसइंटीग्रेट होकर वो यूरेनियम में बन रहा होगा, ऐसे भी तो होते हैं। मान लो यूरेनियम से आगे भी कुछ कंपाउंड होंगे जो इतने अनस्टेबल होंगे कि उनकी पहले प्रोसेस यूरेनियम बन के होगी। बात समझ रहे हो? देखो मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी और डी जो है ये स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल है, तो सी तो डायरेक्ट डी में स्टेबल हो जाएगा। अब बी को स्टेबल होने के लिए पहले बी से सी में बनना पड़ेगा ना। तो अब मान लो यूरेनियम से पहले का कोई कंपाउंड होगा ए, उसको स्टेबल होने के लिए पहले यूरेनियम बनना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? ये ऐसे साइकिल चलती है इनकी, तो इस तरीके से होता है। बट ये ऐसा नहीं है कि वन डे प्रोसेस है, बहुत सालों लग जाते हैं इन चीजों में। हाँ बट अब एक्सटर्नल यूज करते हो तो अब देखो उसमें भी तो ये है ना कि जो रेडियो एक्टिव जो यूरेनियम है वो कुछ वो बहुत कम मिलता है, रेडियो एक्टिव वाला कुछ स्टेबल भी है यूरेनियम। दो यूरेनियम एग्जिस्ट करते हैं ना, एक 235 और एक 238 कुछ है, उसमें से एक वाला रेडियो एक्टिव है, एक स्टेबल है, वो भी तो है। यस मैम 238 शायद रेडियो एक्टिव होता है। हाँ, थोरियम भी अनस्टेबल है, वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब चेंज होते रहते हैं, ये सब रिएक्शंस में है, अभी देख लेना करेंगे। अब आ जाओ रेडियो एक्टिविटी पे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी समझ चुके हो क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस है जो अनस्टेबल है, वो डिसइंटीग्रेट होना चाहेगा और हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा, और जब वो एनर्जी रिलीज करता है तो कुछ पार्टिकल्स रिलीज होंगे जैसे अल्फा, बीटा और गामा, है ना। अभी तुमने बोला ना कि मैम सिर्फ अल्फा ही रिलीज होता है जब पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होता है, नहीं, कौन कौन रिलीज होंगे? जब पार्टिकल डिसइंटीग्रेट होगा तो अल्फा भी रिलीज होता है, बीटा भी, और गामा रेज भी रिलीज होती है, ठीक है। तो अब इनका पढ़ेंगे कि अल्फा, बीटा, गामा क्या है। अल्फा डीके, अल्फा डीके का मतलब क्या है? क्या रिलीज किया होगा उसने? एक प्रोटॉन, यानी जब न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या रिलीज करेगा, क्या किसमें डिसइंटीग्रेट होगा? किसी एक डॉटर न्यूक्लियस प्लस अल्फा, करेक्ट। जैसे यूरेनियम का ही एग्जांपल ले लेते हैं, देखो अल्फा डीके की बात करते हैं। अगर अल्फा डीके हो रहा है तो मान लो मेरे पास यूरेनियम है 92 238, ठीक है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कन्वर्ट करता है थोरियम में। थोरियम इज द कंपाउंड जिसका मान लो थोरियम में डिसइंटीग्रेट करता है, बस इतना समझो। साथ में निकाला है इसने अल्फा पार्टिकल विच इज योर हीलियम, तो हीलियम कितना होगा? 24। तो अब देखो मुझे मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो कंजर्व करना पड़ेगा, तो यानी थोरियम जो बने, यानी जो भी डॉटर न्यूक्लियस बनेगा, देखो डॉटर न्यूक्लियस होता है जो तुम्हारा यहाँ पे रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ये जो भी प्रोडक्ट है इसमें जो भी न्यूक्लियाई जो बनेगी उसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। ये वाला मैं इसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलूंगी। और ये कौन होगा? ये कौन सा न्यूक्लियाई होगा? पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है। हाँ, तो अब ये तुम्हारा पेरेंट न्यूक्लियाई किसी दूसरे डॉटर न्यूक्लियाई में बना। अब अगर सिर्फ और सिर्फ एक हीलियम का पार्टिकल बाहर आया है तुम्हारे न्यूक्लियस के अंदर से, ध्यान से सुनो, ये सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर हो रही हैं, तो न्यूक्लियस से तुम्हारे कितने प्रोटॉन बाहर निकले? 2 प्रोटॉन बाहर आ गए ना। बात समझ में आई? तो यानी एक अल्फा पार्ट, मान लो कि हमारे पास एक अल्फा बाहर आ गया, तो अब इसको बैलेंस करो। डॉटर न्यूक्लियाई के पास कितना एटॉमिक नंबर होना चाहिए? 2 तो यहाँ चला गया, यहाँ कितना बचा? 90। 4 यहाँ चले गए, तो यहाँ कौन सा, यहाँ कितना बनेगा? 234। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 90 और 234, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे पास एक, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस के पास अगर 238 न्यूक्लियॉन्स है तो वो कहलाया जा रहा है तुम्हारा यूरेनियम, और जैसे ही उसके पास वो 234 हो जाएंगे तो वो किस में बदल गया? थोरियम में। थोरियम में चेंज हो गया ना, तो यानी अब वो यूरेनियम रहा ही नहीं, वो दूसरी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से कन्वर्जन चलती जाती है। तो जब भी अगर मान लो तुम्हारे किसी भी न्यूक्लियाई से हीलियम का पार्टिकल निकलेगा तो कितने से मास नंबर कम हो जाएगा? मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है।
बस इतना ही है इसमें। समझ में आ गया? यस। इसमें काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आता है, वो अभी हम बाद में करेंगे, वो इसी में नहीं, इसमें नहीं ऐड करेंगे, वो अलग से करेंगे। फिर आता है बीटा डीके। बीटा डीके क्या होता है कि जब न्यूक्लियस, अब तुम्हारा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो बाहर क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो मान लो मेरे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास नंबर A है, तो वो Y में बन जाता है। ठीक है, और बाहर क्या निकला है, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकला है तो साथ में कौन निकलेगा स्पिन कंजर्व करने के लिए, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, पढ़ाया था ना कि एंटी न्यूट्रिनो निकलता है स्टार्टिंग में, एंटी पार्टिकल। ठीक है, ये क्यों निकलता है, ये किसे कंजर्व करता है, ये कंजर्व करेगा तुम्हारे स्पिन को। ओके, और एनर्जी को, स्पिन एंड एनर्जी बोथ कंजर्व करता है। ओके, अब वाई के पास बताओ एटॉमिक मास कितना होगा बेटा, जो तुम्हारी डोटल न्यूक्लियाई है उसके पास अब एटॉमिक मास कितना होगा अगर इलेक्ट्रॉन निकला है तो। ये बीटा नेगेटिव डिके है। ठीक है, मैम उतना ही होगा। मास तो उतना ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास तो 0 है, तो मास शुड बी सेम एज इट इज। नंबर बताओ, नंबर कितना हो जाएगा, Z प्लस, में एक कम हो जाएगा। हाँ कम क्यों होगा, मैम ये तो सेम होना चाहिए ना, Z तो प्रोटॉन थोड़ी ना निकला है। Z क्या है, चार्ज नंबर है ना, चार्ज भी तो कंजर्व करोगे, चार्ज नहीं कंजर्व करोगे। Z है क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है, चार्ज। मास तो तुमने यहां से कंजर्व कर दिया ना, प्रोटॉन का मास तो A से कंजर्व कर दिया। Z क्या दिखा रहा है, चार्ज। तो अगर मान लो यहाँ पर बेटा मेरे पास ये 90 होता और -1 यहाँ चला गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 91 ही तो लिखते तुम, है ना। तो ये बीटा डीके में ये याद रखना कि जो टोटल न्यूक्लियाई होगी उसका चार्ज कितने से बढ़ जाएगा, Z+1, तो 1 से चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, बोलो मैम बढ़ेगा क्यों, घटेगा ना। कैसे घटेगा, कैसे गौरव, बैलेंस मैम एक करना बार है। आप दोबारा समझाना है। देखो बीटा डीके का मतलब है बाहर क्या निकला, इलेक्ट्रॉन, बाहर निकला इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है 0, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है कितना, -1। वो -1 तुम्हारे इस न्यूक्लियस के अंदर से ही तो निकला है भाई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, इसका मतलब प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हुआ होगा, प्रोटॉन किस में बना होगा, न्यूट्रॉन में ना। प्रोटॉन के पास क्या होता है, 1 1, देखो ध्यान से, प्रोटॉन के पास 1 1 होता है, न्यूट्रॉन के पास क्या होता है बेटा, 0 1। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन के पास 0 है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कब बन सकता है, बाहर क्या निकालना पड़ेगा बताओ गौरव, इलेक्ट्रॉन ना। अब कंजर्व हो गया कि नहीं हुआ, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ है तो पॉजिट्रॉन निकलेगा ना, +1 प्लस चार्ज, पॉजिट्रॉन। बताओ, तो ऐसे ही यहाँ इसका मतलब तुम्हारे पास अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बना होगा, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बनाना है। अब देखो अगर न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बनाएंगे, न्यूट्रॉन के पास चार्ज 0 है, मास कितना है 1 है, तो अगर ये प्रोटॉन बनाएगा तो प्रोटॉन के पास तो 1 1 है, तो इसका मतलब अब तुम्हारा न्यूक्लियस बाहर क्या क्या वो करेगा, डिसइंटीग्रेट। बताओ, मास नंबर तो 0 हो गया, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज तो 0 आया, लेकिन मास कितना रखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, नंबर, चार्ज नंबर -1, है ना।
चार्ज नंबर -1 रखना पड़ेगा ना, तो तब जाके चीजें बैलेंस हुई हैं। तो सिमिलरली बीटा डिके, तो बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, इलेक्ट्रॉन बाहर आया है, तो मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने साथ एक चार्ज लेके आया है -1, तो वो -1 को बैलेंस तो करोगे ना। कैसे बैलेंस करोगे? अगर यहाँ पर Z है तो उसमें एक बढ़ा के। बोलो। ठीक है मैम। नहीं नहीं, बताओ, समझ आया? यस मैम। क्या समझ आया? हम जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये याद रखना, अगर बीटा डिके होगा तो क्या लगाएंगे? Z+1, ठीक है, Z+1 लगाएंगे। ओके, चलो मुझे ये वाली इक्वेशन बताओ। ठीक है, ये प्रोटेक्टेनियम में बनता है थोरियम, ठीक है, Pa। और भाई मेरे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन निकला है, देखो -1 और ये 0। बताओ Pa के पास कितना चार्ज मास आएगा? 234 और 91। 91। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था बेटा चार्ज, मास, एनर्जी, मोमेंटम, स्पिन, ये 5 चीजें कंजर्व होनी चाहिए, तब रिएक्शन होती है। तो नंबर, अब देखो अगर तुम यहाँ पे 90 कर देते, अगर गौरव कह रहा है कि मैम इसको तो चेंज ही नहीं करो, ये तो 90 ही रहेगा, तो 90 रहेगा, तो फिर ये एक जो इलेक्ट्रॉन निकला है ये कहाँ से आ गया? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहाँ से आ गया फिर? मेरी बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहाँ से आ गया फिर, अगर मास नंबर भी सेम रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन का जो ये नंबर है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 91 करना पड़ेगा। अब ठीक है, हाँ 91 आएगा। वेरी गुड। एक होता है बीटा प्लस डिके, ये तो बीटा नेगेटिव था। एक होता है बीटा पॉजिटिव। बीटा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? बीटा पॉजिटिव डिके, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का कौन सा पार्टिकल निकलेगा? एंटी पार्टिकल, जिसे क्या बोलते हैं हम? पॉजिट्रॉन। तो पार्टिकल emitted by nucleus is positron। अच्छा बेटा जी, एक बात सुनो, क्या जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये ऑर्बिटल शेल का इलेक्ट्रॉन है क्या? ये चीज गड़बड़ मत कर देना। जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये तुम्हारे ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? कभी ये सोच रहे हो कि ये तो न्यूक्लियस है और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बाहर निकल रहे हैं, शेल वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? ये न्यूक्लियस के अंदर से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से निकला है। और ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर से कब निकलेगा? जब न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हुआ होगा? प्रोटॉन में, है ना? हाँ, जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बना है तो इलेक्ट्रॉन निकला है ना ये, हाँ, तो तब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो ये कई बार बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीटा डिके में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ऐसे सो गए हो एकदम? वो तो इतना धीरे धीरे पढ़ाया है तुम्हें, थ्योरी का है ना चीजें। ठीक है, तो बीटा डिके में पार्टिकल इमिटेड बाय न्यूक्लियस इज पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन क्या होगा? मास कैसा रहता है बताया था? पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ, किसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का। मैम इलेक्ट्रॉन। हाँ, पॉजिट्रॉन का मास किसके बराबर होता है? सेम मास मास, ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, सेम मास एज, हैव सेम एज, क्या एज? सेम मास as of electron, but positron has positive E charge, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, बस इतना याद रखना।
तो बीटा डीके में क्या होगा, मान लो मेरे पास मेरा पेरेंट न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक मास A, ये डॉटर न्यूक्लियाई में बन गया, क्या निकलेगा, एक पॉजिट्रॉन। तो चार्ज कैसा है आपकी बार, +1, और ये कितना है 0। तो मास नंबर तो एज इट इज रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर Z क्या लिखना पड़ेगा, Z-1। हाँ Z-1। तो ये हमारा बीटा डीके होगा जहां पे -1 लिखनेगा, ठीक है। मैम एक से ज्यादा भी बन सकती है डॉटर वाली है। डॉटर न्यूक्लियर डिपेंड करता है रिएक्शंस पे, एक से ज्यादा भी बन सकती हैं, बिल्कुल। अगर बहुत ज्यादा हैवी न्यूक्लियाई होगा तो 2 में टूट जाएगा, बिल्कुल स्प्लिट हो जाएगा 2 में, ठीक है। पॉसिबिलिटी है। हमारे सिलेबस में है क्या ऐसा कुछ? बस ये इक्वेशन बैलेंस करनी आनी चाहिए, ठीक है। इक्वेशन, एनर्जी, चार्ज, ये 3 चीज कंजर्व करनी आनी चाहिए। एनर्जी कैसे कंजर्व करते हैं वो अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, आज समय नहीं है। बाकी जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके पास कितनी एनर्जी होगी, ये कितनी एनर्जी लेके निकलेगा, ड्यूटन न्यूक्लियाई कितनी एनर्जी लेके निकलेगा, वो सब भी डिस्कस करेंगे। मास और इसका फिर मोमेंटम कंजर्वेशन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो अभी निकालने भी सीखेंगे, तो वो आज तो हम नहीं कर पाएंगे, अगली क्लास में जरूर करेंगे। न्यूट्रॉन, अब देखो एक बार बताओ, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज लिख लो। ये जो तुम्हारे पास ये निकले हैं ना, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो निकाला है मैंने, है ना। ये देखो, ये वाले पार्टिकल्स न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स, ये कब निकलते हैं, बीटा डीके में। कब निकलेंगे बेटा ये, जब बीटा डीके होगा तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जरूर निकलेगा, ठीक है। और ये क्या कंजर्व करने के लिए निकलता है बताया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज लिख लो न्यूट्रॉनों को, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रिनो, क्या प्रॉपर्टीज होंगी है। मास बताओ कितना होगा न्यूट्रिनो का, 420 इज वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, मतलब इवन लेस देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के मास से भी स्मॉल होगा, बट नॉट 0 मास होगा, क्लियर। सेकंड, चार्ज बताओ, 0। हाँ 0 इलेक्ट्रिक चार्ज है ना। और स्पिन बताओ, स्पिन कितना होगा, हम्म, मैम इसका मास जो मतलब पता नहीं होगा कितना है। नहीं बस इतना है कि नॉन जीरो होगा बस। बट इलेक्ट्रॉन को भी तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं इस प्रोटॉन के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन का मास ही नहीं लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास ही प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन से भी बहुत छोटा है, तो इसका तो नेग्लेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। अब बताओ थर्ड, स्पिन नंबर, स्पिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है स्पिन, इलेक्ट्रॉन की 1/2 होती है, तो स्पिन इसकी 1/2 रहेगी, ठीक है। स्पिन है इसकी 1/2। फोर्थ लिखो, वेरी वीक स्पिन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? पॉजिटिव, वेरी वीक इंटरेक्शन, ठीक है, विद मैटर, मैटर के साथ बहुत वीक इंटरेक्शन शो करता है, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ये चीजें हैं। फिर इसका आता है दूसरा एंटी पार्टिकल, इसका एंटी पार्टिकल कौन है, एंटी न्यूट्रिनो, है ना। बस इतना ही है, ठीक है। तो न्यूट्रिनो को डिनोट करते हो इससे, और इसका जो एंटी पार्टिकल है उस पे बार लगा देना, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज सेम है।
बाकी एक बार हम कल पढ़ेंगे, बस छोटा सा टॉपिक बच गया है तुम्हारा, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, और फिजन फ्यूजन और एनर्जी कंजर्वेशन, दो टॉपिक बच गए। ठीक है बेटा, इसे हम पढ़ेंगे कल। 2-3 न्यूमेरिकल कर लेंगे, उसी में एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आ जाएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड। ठीक है, ओके देन एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में डाउट है तो पूछ लो, मैं ये पीपीटी सेव कर लेती हूँ। एक लेक्चर और लगेगा इसमें। मैम क्यू वैल्यू एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में मतलब डिफरेंट तरीके से निकाली जाएगी? हाँ, एक में तुमने LHS माइनस RHS किया है मास, एक में मतलब डेल्टा एम चाहिए, जिसका मास ज्यादा होगा उसमें से छोटे वाला माइनस कर देना। बस ये पता होना चाहिए कि कब प्लस करना है कब माइनस, है और ना। मैम वो जो काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था उसमें, हाँ, मैम वो उसमें नहीं लगेगा, एक्सो एक्सोथर्मिक में में नहीं नहीं लगेगा वो? नहीं नहीं, उसमें नहीं लगेगा। उसमें हम एक्सटर्नल पार्टिकल नहीं लेके आते एक्सो में, एंडो में एक्सटर्नल की जरूरत पड़ती है इसलिए। ठीक है, तो मैम उसमें जो पार्टिकल निकलेंगे उनके पास एनर्जी नहीं होगी होगी ना काइनेटिक ये, वाली? बिल्कुल होगी। वही तो डिस्कस करेंगे जो अभी काइनेटिक एनर्जी वाला बचा है, जिसमें हम कंजर्व करेंगे कि किस पार्टिकल के पास कितनी एनर्जी होगी, है ना। अच्छा, तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पर जो क्यू वैल्यू है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के पास एनर्जी होगी या नहीं होगी, राइट। यस मैम। हाँ बिल्कुल होगी, और कितनी होगी वो वाले क्वेश्चंस अभी हमारे रहते हैं करने। ठीक है, वो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है एवरीवन, सी यू एवरीवन, बाय। ओके कल की मैम। क्लास में मिलते हैं। आज की हम क्लास कल मैम चिल्ड्रन ड्यूटी है ना, हाँ, छुट्टी कल किसकी छुट्टी? चिल्ड्रन डे। अच्छा, कल चिल्ड्रंस डे है, ओके। हाँ, सेलिब्रेट कर लेंगे 10 मिनट के लिए, और फिर पढ़ाई करेंगे। मैम हॉलीडे नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, कुछ हॉलीडे नहीं है। तुम्हें अब हॉलीडे चाहिए तुम्हारा? एक एक दिन ऐसा लग रहा है कि कब सिलेबस कंप्लीट करा के रिवीजन करा है। तुम्हें हॉलीडे चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो नहीं दूंगी, बाकी टीचर से पूछ लेना।